हॉलो हेमिस्फेयर दिया गया है और इस हॉलो हेमिस्फेयर की सरफेस पर लेट अस से कैपिटल क्यू चार्ज है और रेडियस आर है। सेंटर पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू पूछी गई है, कितनी होगी? हर एक एलिमेंट की वजह से सेंटर पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे, ऐड करेंगे और तुम 100% श्योर होकर के बोल सकते हो इस बार भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू के क्यू बाई आर के इक्वल ही होगी। अब मेरा क्वेश्चन है कि अगर सरफेस पर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। हर एक चार्ज एलिमेंट से ये पॉइंट सेम डिस्टेंस पर है, तो पोटेंशियल कैलकुलेशन किसी भी पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल के एक्सप्रेशन में दो ही क्वांटिटीज आती हैं, एक वो चार्ज कितना है और वो चार्ज कितनी दूर है पॉइंट से। ठीक है, तो अगर हर एक चार्ज एलिमेंट सेम डिस्टेंस पर रहेगा तो हम जब ऐड करना स्टार्ट करेंगे ना V1 V2 उसमें उसमें हर एक एलिमेंट की डिस्टेंस तो सेम ही हो जाएगी, तो K और R ये कांस्टेंट हो जाएगा। तो जो समेशन है ना, जब तुम ऐड करोगे तो K और R सबके लिए सेम ही हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, तो K और R बाहर चला जाएगा और ऐड तुम्हें सिर्फ चार्ज को करना पड़ेगा। तो पोटेंशियल की वैल्यू ऐड होने के बाद ये K टोटल चार्ज अपॉन R के इक्वल ही आएगी। ठीक है, तो कोई भी ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन जिसमें कि सारे चार्ज एलिमेंट पॉइंट से सेम डिस्टेंस पर है, ठीक है, ऐसे किसी भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू हमेशा के क्यू बाई आर के ही इक्वल होगी, जहां पे आर का मतलब होगा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के किसी भी एलिमेंट से पॉइंट की डिस्टेंस। ठीक है, ये सिर्फ हेमिस्फेयर ही नहीं, हेमिस्फेयर को और काट करके मान लो एक स्फेरिकल बाउल बना दिया गया। ठीक, ये स्फेरिकल बाउल है। अब इस स्फेरिकल बाउल के लिए पूछा गया है कि सेंटर पर यहाँ सी पॉइंट पर पोटेंशियल बताओ, तो तुम देख सकते हो कि इसका सरफेस का हर एक पॉइंट ना सेंटर से सेम डिस्टेंस पर। जब ऐड करेंगे हम हर एक एलिमेंट की वजह से पोटेंशियल को ऐड करेंगे तो के और आर तो कॉमन ही आएगा, समेशन सिर्फ चार्ज पर ऑपरेट होगा। यहाँ कंटिन्यूअस है तो यहाँ इंटीग्रेशन। ठीक है, तो पोटेंशियल की वैल्यू के क्यू अपॉन आर के इक्वल आएगी। ठीक है, सिंपल है। ठीक है, चाहे चाहे कंटिन्यूअस चार्ज हो या सॉरी चाहे यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी हो या नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी हो। और यही चीज डिस्क्रीट चार्ज सिस्टम के लिए भी कहा था। मान लो ये सर्कल है, इसके सेंटर पर पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, लेकिन इसमें पॉइंट चार्ज है। मान लो यहाँ Q1 है, यहाँ Q2 है, यहाँ Q3 है, Q4 है, यहाँ Q5 है और यहाँ Q6 है। पूछा जा रहा है कि सेंटर पर पोटेंशियल कितना होगा। यहाँ पे भी पोटेंशियल की वैल्यू डायरेक्टली के टोटल चार्ज अपॉन डिस्टेंस का मतलब यहाँ पे रेडियस। ठीक है, लेकिन इन सारे रिजल्ट्स में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू हमने जो कैलकुलेट की वो सेंटर वाले पॉइंट पर की। अगर इसके अलावा कोई पॉइंट पूछा जाएगा तो हम डायरेक्टली नहीं कैलकुलेट कर सकते, तो हमें प्रॉपरली, ठीक है, एलिमेंट लेना पड़ेगा, कोई वेरिएबल सेलेक्ट करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करके रिजल्ट आएगा। ठीक है, और क्योंकि हर एक एलिमेंट की डिस्टेंस अब सेम नहीं रहेगी। ठीक, उसी तरह से ये स्फेयर है, ठीक है, हॉलो स्फेयर है, तो हॉलो स्फेयर के सेंटर पर तो हमें पोटेंशियल पता है के क्यू बाई आर, लेकिन अगर सेंटर के अलावा कोई पॉइंट हो गया, ये डी पॉइंट पर या ई पॉइंट पर पोटेंशियल कैलकुलेट करने को कहा जाएगा, तो डायरेक्टली इतनी आसानी से नहीं बता सकते। डायरेक्टली नहीं बता सकते, अगर कैलकुलेट करना ही है तो हमें क्या करना पड़ेगा कि इसके इस स्फेयर के सरफेस के हर एक एलिमेंट की वजह से ई पॉइंट पर, हर एक एलिमेंट की वजह से ई पॉइंट पर, हर एक एलिमेंट की वजह से ई पॉइंट पर ऐड करके हमें टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके साथ ही हम नेक्स्ट टाइप ऑफ बॉडी पे चलते हैं, हॉलो स्फेयर एंड सॉलिड स्फेयर। ठीक है, हॉलो स्फेयर एंड सॉलिड स्फेयर। तुम सोचोगे हॉलो स्फेयर की वजह से तो कैलकुलेट किया, लेकिन हमने हॉलो स्फेयर की वजह से सेंटर पर अभी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट किया है। सिर्फ सेंटर वाले पॉइंट पर ना कैलकुलेशन की भी जरूरत नहीं है, डायरेक्टली तुम बता सकते हो कि के क्यू बाई आर के इक्वल पोटेंशियल की वैल्यू होगी। लेकिन सॉलिड स्फेयर, लेकिन सेंटर के अलावा किसी पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होगी, तो हम लोग अब कैलकुलेट करने जा रहे हैं हॉलो स्फेयर के की वजह से किसी भी जनरल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होगी।
ठीक है। उसी तरह से सॉलिड स्फीयर की वजह से किसी भी जनरल पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। अच्छा, ये बता सकते हो कि इस सॉलिड स्फीयर के लिए बता सकते हो कि सेंटर पर पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होगी? जैसे हॉलो स्फीयर के लिए तो तुमने बता दिया, वो के क्यू बाई आर होगा, लेकिन सॉलिड स्फीयर के लिए बता सकते हो कैसे गेस करके? कोई बता सकता है क्या? ओके 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 ओके। अच्छा, ये बताओ कि हॉलो स्फीयर की वजह से सेंटर पर जितना भी पोटेंशियल आया है, सेम चार्ज और सेम रेडियस का अगर सॉलिड स्फीयर है, ठीक है, थोड़ा कॉमन सेंस यूज करो और आंसर बताओ। सेम चार्ज और सेम रेडियस का अगर सॉलिड स्फीयर है, तो सॉलिड स्फीयर के सेंटर पर पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए पहले से या कम होनी चाहिए? गुड 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 गुड। बाकी बाकी लोग भी बताओ। हाँ, ज्यादा ही होनी चाहिए, क्योंकि चार्ज तो सेम ही है, चार्ज और रेडियस तो सेम है, लेकिन तुम पहले के कंपैरिजन में देख सकते हो कि सेंटर सेंटर के ये चार्जेस अब सेंटर के ज्यादा पास आ गए हैं। तो चार्ज जितना पास आएगा, पोटेंशियल उस पॉइंट का उतना ज्यादा होगा। चार्ज तो उतना ही है, दोनों में चार्ज सेम है, ठीक है, लेकिन ये जो सरफेस पे जो चार्जेस है ना, ये निकल के सेंटर के पास आ गए सॉलिड स्फीयर में। तो सेंटर पर पोटेंशियल की वैल्यू हॉलो स्फीयर के कंपैरिजन में सॉलिड स्फीयर के केस में ज्यादा होनी चाहिए। मतलब सेंटर पर, यहाँ पर सेंटर, सॉलिड स्फीयर के सेंटर में पोटेंशियल की वैल्यू के क्यू बाई आर नहीं होगी, उससे ज्यादा होगी, ठीक है। हम कैलकुलेट करना चाहते हैं, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कैलकुलेट करना स्टार्ट करते हैं। तुम देख सकते हो कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए ना इतने ज्यादा रिजल्ट्स की जरूरत नहीं है, बस ये इतने ही रिजल्ट सफिशिएंट है, और किसी रिजल्ट को तुम्हें याद रखने की जरूरत नहीं है। जब भी हमें क्वेश्चन में पोटेंशियल कैलकुलेट करना होगा, अगर इन्हीं बॉडीज का सिस्टम बना हुआ है, तब इन बॉडीज के लिए तो पोटेंशियल हमेशा याद रहेगा, पॉइंट चार्ज या स्फीयर। लेकिन इसके अलावा किसी टाइप का सिस्टम बना हुआ है, तो तुम्हें उस प्रॉब्लम में एक एक करके हर पॉइंट चार्ज की वजह से ऐड करके तुम्हें पोटेंशियल कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है, तो एक एक करके हॉलो स्फीयर और सॉलिड स्फीयर के लिए जल्दी से हम पोटेंशियल कैलकुलेट करने जा रहे हैं। सबसे पहले हॉलो स्फीयर के लिए पोटेंशियल कैलकुलेट करते हैं। पोटेंशियल की डेफिनेशन हमने सीखी, उस डेफिनेशन से पता चला कि पॉइंट चार्ज के लिए किसी भी जनरल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू के क्यू बाई आर होती है। बस इतनी इतनी की जरूरत है, इसी को यूज करके हम हर तरह के चार्ज सिस्टम के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 100% कैलकुलेट कर सकते हैं। कोई भी ऐसा चार्ज सिस्टम नहीं है जिसके लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू हम के क्यू बाई आर से कैलकुलेट नहीं कर सकते, अनलेस वो चार्ज सिस्टम इनफाइनाइट तक एक्सटेंड ना करे, ठीक है। तो ये हमारे पास हॉलो स्फीयर है, और हॉलो स्फीयर कैसा भी हो सकता है, लेकिन इस हॉलो स्फीयर के सरफेस पर बिल्कुल यूनिफॉर्मली चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, ठीक है। अब इस हॉलो स्फीयर के लिए किसी भी जनरल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करने जा रहे हैं, ठीक है, किसी भी जनरल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करने जा रहे हैं, ठीक है। कैसे कैलकुलेट करेंगे बताओ? कैसे कैलकुलेट करेंगे किसी भी जनरल? तो सबसे पहले हम अज्यूम करते हैं कोई ऐसा पॉइंट जो कि हमारे हॉलो स्फीयर से बाहर है, किसी बाहर वाले पॉइंट पर। अब तो अगर मुझे बीच में ज्यादा कुछ नहीं बताना होता और बहुत ब्रीफ में तुम्हें पोटेंशियल में पढ़ा रहा होता, ठीक है, मान लो मुझे 10 मिनट में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ाना है, तो उसमें से
अगर मुझे कोई एक बॉडी लेनी होती तो उसमें ये स्फेयर के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का रिजल्ट पता था, ठीक है। ये रिजल्ट कैसे आ रहा है वो तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन रिजल्ट क्या है ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मतलब स्फेयर्स के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है अभी पिछले 2-3 क्लास में, क्योंकि स्फेयर स्फेयर तुम्हारे प्रॉब्लम में कई बार आएगा, तो स्फेयर की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू हमेशा तुम्हें याद रहनी चाहिए, ठीक है। अब क्वेश्चन होता है कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो कैलकुलेट करने के लिए ठीक है, इसको बहुत सारे एलिमेंट्स में डिवाइड करो, हर एलिमेंट की ऐसे पोटेंशियल ऐड कर दो, ठीक है। तो इस हॉलो स्फेयर को हम किस तरह के एलिमेंट्स में डिवाइड करेंगे, ठीक है। हॉलो स्फेयर को किस तरह के एलिमेंट्स में डिवाइड करेंगे, तो हम इसको डिवाइड करने जा रहे हैं बहुत सारे रिंग एलिमेंट्स, ठीक है। और इसमें से कोई भी रिंग एलिमेंट उठाओगे तो उस रिंग एलिमेंट के लिए ये पॉइंट एक्सिस वाला पॉइंट होगा, और रिंग के एक्सिस के किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू होती है के क्यू अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। सिंपल है। तो इसको बहुत सारे रिंग एलिमेंट्स में डिवाइड किया, और हर एक रिंग एलिमेंट के ऐसे पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू लिखी, ऐड किया, ये टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हॉलो स्फीयर की वजह से पता चल जाएगा। लेकिन ये इंटीग्रेशन मैं करने नहीं जा रहा हूँ, और तुम लोगों को स्ट्रांगली सजेस्ट करूंगा कि तुम इंटीग्रेट करके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू कैलकुलेट करना, ठीक है। मैं यहाँ पे सिर्फ तुम लोगों को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का रिजल्ट तुम लोग इंटीग्रेट करके कैलकुलेट करना, मैं सिर्फ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का रिजल्ट बताना चाह रहा हूँ तुम लोग को, हॉलो स्फीयर की वजह से, सॉलिड स्फीयर की वजह से। तो हॉलो स्फीयर की वजह से सीधा अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का रिजल्ट मैं बता देता हूँ, तो उस रिजल्ट को यूज करके हम सॉलिड स्फीयर के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि सॉलिड स्फीयर को तुम बहुत सारा हॉलो स्फीयर बना दोगे, हर हॉलो स्फीयर की वजह से ऐड करोगे, तो तुम्हें किसी भी जनरल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू पता चल जाएगी, ठीक है। ठीक है, लेकिन ठीक है, मैं इंटीग्रेट करके नहीं कैलकुलेट कर रहा, ये तो तुम्हारे लिए असाइनमेंट है, इसको तुम लोग खुद से ट्राई करना और देखना क्या आंसर आता है। और दोनों का जो रिजल्ट है वो भी अभी मैं नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि फिर मजा नहीं आएगा, बिना बिना डिराइव के मैं तुम्हें रिजल्ट सिर्फ हटा दूँ तो अच्छा नहीं है। लेकिन तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर मैं डिराइव नहीं कर रहा हूँ तो कैसे रिजल्ट हम कैसे डिराइव करेंगे, अगर इसको बहुत सारे एलिमेंट्स में डिवाइड करके नहीं डिराइव कर रहे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करने का एक दूसरा मेथड भी है हमारे पास, और उस पर हम आएंगे थोड़ी देर में, ठीक है। अभी इन दोनों के जो रिजल्ट्स मैं बताने वाला था उसको भी हम अभी पोटेंशियल, हाँ, थीटा एंगल पर डी थीटा बिट का रिंग एलिमेंट इमेजिन करोगे, हर रिंग एलिमेंट जैसे ऐड करोगे तो एक सिंपल सा इंटीग्रेशन का टर्म आएगा, सिंपल नहीं होगा वो, बहुत बड़ा टर्म होगा, और उसको फिर ऐड करोगे तो तुम्हें आंसर आ जाएगा, ठीक है। मैं श्योर कर रहा हूँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू तुम कैलकुलेट कर लोगे, ठीक है। लेकिन वो रिजल्ट बताने नहीं जा रहा हूँ अभी डायरेक्टली, ठीक है, उस पर हम अभी आ रहे हैं। अब हम सीधा आ जाते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के एप्लीकेशन पर, ठीक है। जो रिजल्ट्स नहीं अभी बताए हैं वो तुम्हें बता दूंगा थोड़ी देर में ताकि वो नेचुरली अराइज हो तुम्हारे दिमाग में, ठीक है। ठीक है, हम अब थोड़ी देर के लिए ना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के एप्लीकेशन को डिस्कस करने जा रहे हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम लोगों ने क्यों पढ़ा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम सीख क्यों रहे हैं, ठीक है, इसका एप्लीकेशन क्या है। तो सबसे पहला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एप्लीकेशन है क्या, वर्क एनर्जी थ्रू एनर्जी कंजर्वेशन की प्रॉब्लम सॉल्व करना, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इसीलिए हमने कैलकुलेट करना सीखा ताकि किसी भी सिस्टम की हम पोटेंशियल एनर्जी लिख पाए, और पोटेंशियल एनर्जी लिख करके हम वर्क एनर्जी थ्योरम वाले क्वेश्चन सॉल्व कर पाए, ठीक है। तो एनर्जी कंजर्वेशन के लिए एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई कर पाए, इसलिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो पहला एप्लीकेशन तो
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन के साथ ही एसोसिएटेड है कि वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करने में हेल्पफुल होगा। तो पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं तो एनर्जी वाले प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का दूसरा ये तीनों एप्लीकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेशन। ठीक है, और तीसरा एप्लीकेशन है, ये तीन एप्लीकेशन बता रहा हूँ और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की हेल्प से हम इन तीनों टाइप्स के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। और तीसरा एप्लीकेशन है विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन क्या होता है वो हम अभी डिस्कस करेंगे। ठीक, पहले एनर्जी कंजर्वेशन तो तुम्हें समझ में आ ही रहा है कि वर्क एनर्जी की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम यूज करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेशन का क्या मतलब है? इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेशन का मतलब है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों इंडिपेंडेंट नहीं है, दोनों रिलेटेड है। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या रिलेशनशिप है वो अभी हम थोड़ी देर में पता लगाएंगे। लेकिन तुम देखोगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की हेल्प से फील्ड कैलकुलेशन हमेशा ज्यादा सिंपल होगा। ठीक है, अगर हमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किसी जगह पर बता दिया जाता है तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को देख करके अभी की नॉलेज के हिसाब से तुम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के अराउंड हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हो। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पता है तो हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी बता सकते हो, फील्ड और पोटेंशियल इंडिविजुअली बता सकते हो। ठीक है, लेकिन मान लो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, उस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को देख करके डायरेक्टली इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना इतना आसान नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेशन में हमें डायरेक्शन देखनी होगी, लेकिन पोटेंशियल तो हमेशा आसानी से निकाल पाओगे। तो हम लोग कई बार ऐसा करते हैं कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से डायरेक्टली इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं निकालते हैं, क्योंकि वो सिंपल नहीं होता है। क्योंकि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेशन में हमें हर एक एलिमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी देखनी पड़ती है और फिर इन सारे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स को वेक्टोरियली ऐड करना पड़ता है। लेकिन पोटेंशियल कैलकुलेशन ईजी है, तो हम क्या करते हैं, पहले चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट कर लेते हैं, और फिर पोटेंशियल और फील्ड की रिलेशनशिप को यूज करके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, और ये भी बहुत पावरफुल टूल है इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए। तो फॉर्चुनेटली इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेशन के तुम्हारे पास तीन मेथड्स हो गए। अगर चार्ज पता है तो चार्ज को देख करके तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए तीन ऑप्शन है। कौन कौन से ऑप्शन है बताओ? एक तो डायरेक्टली कूलॉम्स लॉ, डायरेक्टली तुम चार्ज को देख करके हर पॉइंट चार्ज की वजह से फील्ड ऐड करके इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हो। ये तो फील्ड का सबसे सबसे फंडामेंटल मेथड हो गया। उसके बाद दूसरा मेथड क्या होता है, गॉसेस लॉ। जहां जहां भी एप्लीकेबल होगा वहां हम गॉसेस लॉ अप्लाई करके भी इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। तीसरा क्या ऑप्शन है, तीसरा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की हेल्प से, क्योंकि पोटेंशियल कैलकुलेट कर, और मैं तुम्हें एग्जांपल के थ्रू 100% रियलाइज कराऊंगा, तुम खुद से महसूस करोगे कि हाँ, अगर हम पोटेंशियल के थ्रू फील्ड कैलकुलेट करेंगे तो फील्ड कैलकुलेशन ज्यादा इजी होगा कंपेयर टू डायरेक्टली फील्ड कैलकुलेट करने। ठीक है और फाइनल मेथड है विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन इसको जब इसको एक्सप्लेन करूंगा तभी बता पाऊंगा, अभी ऐसे आइडिया देना मुश्किल है। इस तरह से सोच सकते हो कि जैसे चार्ज सिस्टम के अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड के बिहेवियर को पिक्टोरियली रिप्रेजेंट करने के लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करते हैं, बिल्कुल उसी तरह से चार्ज सिस्टम के अराउंड पोटेंशियल का थोड़ा अंदाजा लगाने के लिए भी हम उसी तरह का कुछ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन बनाते हैं, जिससे हमें चार्ज का बिहेवियर, चार्ज की वजह से फील्ड और पोटेंशियल का अंदाजा लगता है। ठीक है, तो चार्ज का बिहेवियर कैसा है वो पोटेंशियल की हेल्प से भी और
आसानी से तुम्हें और अच्छे से तुम्हें पिक्टोरियली पता चल सकता है। ठीक है, तो ये लास्ट वाला जो पॉइंट है उस पर अपना ज्यादा दिमाग अभी मत लगाओ, जब एप्लीकेशन एक्सप्लेन करूंगा तो तुम्हें क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो एक एक करके ये तीनों एप्लीकेशन हम डिस्कस करने जा रहे हैं, लेकिन अभी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मैंने कंप्लीटली एक्सप्लेन नहीं किया है। मैंने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्टार्ट किया, इंट्रोड्यूस किया, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जो फंडामेंटल डेफिनेशन है वो तुम लोगों को बताया, लेकिन उस फंडामेंटल डेफिनेशन का कॉन्सिक्वेंस क्या होता है वो तुम्हें अभी रियलाइज होने वाला है थोड़ी देर में। ठीक है, मेरे साथ बिल्कुल सब लोग रहना, और हर पॉइंट जो बताऊं बहुत केयरफुली तुम सुनना। ये सारे पॉइंट बहुत कंसेप्चुअल है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड में ही इतना ज्यादा कंसेप्चुअल पॉइंट्स तुम्हें, क्योंकि यहाँ पे हर चीज ना तुम पहली बार सीख रहे हो, फील्ड, पोटेंशियल, और ये आगे बार बार यूज होगा। तो एक बार इनकी अच्छे से समझ बन जाए तो आगे वाले टॉपिक्स इजी लगेंगे। ठीक है, मैं तुम्हें अगर ऐसा लग रहा है कि हर टॉपिक में यही बोलता हूँ कि आ, ये मतलब फंडामेंटल है, नहीं, ऐसा नहीं। इलेक्ट्रोस्टैटिक के बाद मुझे बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम खुद से देखोगे कि फील्ड पोटेंशियल वहां पे बार बार यूज हो रहा है, और उनको यूज करते टाइम में वही आइडियाज हम यूज कर रहे हैं जो कि हमने डेवलप किए हैं अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। ठीक है, एनीवे, तो हमारे पास ये चार्ज सिस्टम है कोई, इसमें बहुत सारे चार्जेस रखे गए, इसके पास कोई पॉइंट पी है इस पी पॉइंट पर पोटेंशियल हम डिफाइन करते हैं, इस पी पॉइंट पर पोटेंशियल डिफाइन करते हैं कि इस पे यूनिट कूलॉम रखो, इस पॉइंट पर यूनिट कूलॉम को रखो, और 1 कूलॉम को पी पॉइंट पे रखने के बाद 1 कूलॉम के पास जितनी भी पोटेंशियल एनर्जी होगी, ठीक है, 1 कूलॉम के पास जितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी वो पी पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगा। इतना ही बोला है ना अभी तक, यही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन है ना, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं बताया। ठीक है, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि तुम भी बस इतना ही जानते हो, अब इससे ज्यादा तुमने कुछ नहीं सोचा है। अभी अभी थोड़ी देर के लिए तुम्हारे दिमाग में अगर कुछ एक्स्ट्रा पोटेंशियल के बारे में इंफॉर्मेशन नॉलेज है तो उसको भूल जाओ। पोटेंशियल हमने डिफाइन कैसे किया, ये फंडामेंटल डेफिनेशन है कि किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल का मतलब होता है उसमें 1 कूलॉम के पास पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है ठीक है, अरे क्या हुआ, ठीक है, तो पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब है कि इस पी पॉइंट पर, ठीक है, इस पी पॉइंट पर 1 कूलॉम की पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 1 कूलॉम एट पॉइंट पी, ठीक है, ये पी पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। ठीक है, अब मैं कहता हूं कि 1 कूलॉम की पोटेंशियल एनर्जी को हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कह रहे हैं, लेकिन 1 कूलॉम की पोटेंशियल एनर्जी का क्या मतलब होगा, 1 कूलॉम की पोटेंशियल एनर्जी का क्या मतलब होगा। तो पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम डिफाइन करें पोटेंशियल एनर्जी से, तो पोटेंशियल एनर्जी का क्या मतलब होगा। तो पोटेंशियल एनर्जी किस तरह से डिफाइन करते हैं वो तुम याद करोगे, और तुम बोलोगे कि पोटेंशियल एनर्जी का मतलब होता है, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी का मतलब होता है, किसी भी पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी का मतलब होता है कि उस पार्टिकल को, ठीक है, ये समझने के लिए वही 2 पॉइंट सिस्टम में यहाँ पर रखा, ठीक है, मान लो ये क्यू है, यहाँ पे क्यू है। पोटेंशियल एनर्जी का क्या मतलब होता है, पोटेंशियल एनर्जी का मतलब है कि इस Q2 को, ठीक है, कैरी करके, ठीक है, इस गिवन सेपरेशन पर ला करके रखने में, Q2 को तुम कैरी करके R पर पहुंचाते हो, और ऐसा करने में देखते हो
कि वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स कितना है और उसका नेगेटिव लेते हो, यही तो पोटेंशियल एनर्जी होती है ना। ये तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होती है, क्योंकि हम इन्फिनिटी से कैरी करके Q2 को R तक ला रहे थे, तो हम बोलते हैं ये पोटेंशियल एनर्जी एट R माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट रेफरेंस, तो ये तो जीरो ही होगा। तो यहाँ से हम पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन कर रहे थे कि Q2 की पोटेंशियल एनर्जी का मतलब है Q2 को इन्फिनिटी से कैरी करके R तक पहुंचाओ। ठीक है, अगर R पोजीशन पर तुम्हें Q2 की पोटेंशियल एनर्जी पूछी गई है, तो R पोजीशन पर Q2 की पोटेंशियल एनर्जी का मतलब सिर्फ इतना है कि Q2 को इन्फिनिटी से कैरी करके R पर पहुंचाने में इलेक्ट्रिक फोर्स ने कितना वर्क किया उसका नेगेटिव। यही तो पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन है ना। तो अगर R पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी पूछी जा रही है, तो इसका मतलब है कि तुम यहाँ से तुम क्या करते हो, Q2 को कैरी करके R तक पहुंचाते हो और देखते हो इलेक्ट्रिक फोर्स ने कितना वर्क किया। ठीक है, इन्फिनिटी से कैरी करके उस पोजीशन तक पहुंचाते हो जहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। इन्फिनिटी से कैरी करके उस पॉइंट तक पहुंचाते हो जहां पर तुम्हें पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, और देखते हो कि इलेक्ट्रिक फोर्स ने, कंजर्वेटिव फोर्स ने कितना वर्क किया। मान लो 50 जूल वर्क किया, कंजर्वेटिव फोर्स ने 50 जूल वर्क किया, तो तुम बोलोगे कि इस पोजीशन पे जो पोटेंशियल एनर्जी है ना वो -50 जूल है। ठीक है, या फिर मान लो तुम इन्फिनिटी से कैरी करके R तक पहुंचाते हो और तुम देखते हो कि इलेक्ट्रिक फोर्स ने -20 जूल वर्क किया, तो उस पॉइंट पर पार्टिकल की कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी पता है? वो होगी +20 जूल। क्या कह रहा हूँ, समझ में आ रहा है? ये तो पोटेंशियल एनर्जी की बेसिक डेफिनेशन है ना। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करने का एक तरीका ये होता है, ठीक है, हम सीक्वेंस जो है उसको उसका ट्रैक लूज नहीं करना है। हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को अभी एक्सप्लेन कर रहे थे या उसको एक्सप्लोर कर रहे थे, लेकिन उससे पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए पोटेंशियल एनर्जी मैं थोड़ा सा फिर से एक बार डिस्कस कर रहा था। मैं कह रहा था कि किसी भी पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी का मतलब होता है कि उस पोजीशन पर लाने में कंजर्वेटिव फोर्स ने जितना भी वर्क किया उस कंजर्वेटिव फोर्स के वर्क का नेगेटिव। ठीक है, तो मैं एग्जांपल देके समझा रहा था कि मान लो Q2 को हम R पोजीशन पर पहुंचाते हैं। ठीक है, Q2 को इंफिनिटी से R पोजीशन तक पहुंचाते हैं, और ऐसा करने में कंजर्वेटिव फोर्स, यहाँ पर इलेक्ट्रिकल फोर्स ने वर्क किया, लेट अस से -100 जूल। ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फोर्स कुछ वर्क करेगी ना। ठीक है, तुम देख सकते हो जब यहाँ से ऐसे कर किसी भी बात के लो, अगर Q2 को कैरी करके यहाँ R पोजीशन तक पहुंचा रहे हो, तो किसी भी मोमेंट पे तुम देख सकते हो इसके ऊपर एक इलेक्ट्रिक फोर्स एक्ट कर रहा है और ये पार्टिकल डिस्प्लेस भी कर रहा है, तो फोर्स भी एक्ट कर रहा है और पार्टिकल डिस्प्लेस भी कर रहा है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स कुछ इस पे वर्क भी करेगा। ठीक है, मान लो इस केस में इलेक्ट्रिक फोर्स ने -100 जूल वर्क किया, तो R पोजीशन पर जो सिस्टम की या Q2 की पोटेंशियल एनर्जी होगी वो +100 जूल होगी। तो पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करने का मेथड नंबर 1, किसी भी पर्टिकुलर पोजीशन पर पार्टिकल की या सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी का मतलब होता है कि उस पर्टिकुलर पोजीशन पर पहुंचाने में पार्टिकल के ऊपर कंजर्वेटिव फोर्स ने जितना भी वर्क किया उसका नेगेटिव। फिर से सुन लो, ये बिल्कुल दिमाग में रटा होना चाहिए, हर एक वर्ड तुम्हें बहुत अच्छे से विजुअलाइज होने चाहिए जब मैं ये स्टेटमेंट रिपीट कर रहा हूँ। तो किसी भी कोई भी सिस्टम दे दिया जाए या पार्टिकल दे दिया जाए, पूछा जाए इसकी पोटेंशियल एनर्जी का क्या मतलब है, तुम बोलोगे कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी का मतलब है इसको रेफरेंस से उठाकर यहाँ पर लाने में कंजर्वेटिव फोर्स ने जितना वर्क किया उसका नेगेटिव। ठीक है, जितना कंजर्वेटिव फोर्स ने वर्क किया उसका नेगेटिव। तो अगर कंजर्वेटिव फोर्स ने मान लो -100 जूल वर्क किया है, तो तुम बोलोगे कि हमारे सिस्टम की या पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी +100 जूल है। ठीक है, सिंपल है। ठीक है, लेकिन हम यहीं तक नहीं रुकते हैं, इसके आगे चलते हैं।
अच्छा, इंफिनिटी से कैरी करके आर तक लाने में पाथ कौन सा हमें लेना चाहिए, बताओ। पाथ कौन सा लेना चाहिए, कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन देखना है ना, तो वो तो पाथ इंडिपेंडेंट है, कैसे भी पहुंचा, बस तुम्हें रेफरेंस से पर्टिकुलर पोजीशन तक पार्टिकल को पहुंचा देना है। तो किसी भी पाथ के अलॉन्ग इंफिनिटी से आर पोजीशन तक तुम पार्टिकल को पहुंचा दोगे, कंजर्वेटिव फोर्स ने जितना भी वर्क किया उसका नेगेटिव लोगे, ये पोटेंशियल एनर्जी होगी। ठीक है, ठीक है। लेकिन अब इसके बाद हम देखो, मैं इस एक पर्टिकुलर एग्जांपल से पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन कर रहा हूँ, लेकिन लेकिन ये जो पोटेंशियल एनर्जी की जो डेफिनेशन बता रहा हूँ, ये किसी भी जनरल केस के लिए बिल्कुल इसी तरह से वैलिड है। मैं एक पर्टिकुलर केस से तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि पोटेंशियल एनर्जी को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। डिफाइन करने का एक तरीका है कि इंफिनिटी से कैरी करके आर लाओ, और तुम देखो कि कंजर्वेटिव फोर्स ने कितना वर्क किया, उसका नेगेटिव ले लो। तो पहला तरीका है पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करने का, कि पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड एज negative of work done by conservative force, negative of work done by conservative force in carrying the particle from infinity to the particular position। ठीक है, एक तरीका है। ठीक है, दूसरा तरीका, ठीक है, लेकिन इसके अलावा एक और तरीका है, उसको समझने के लिए सिचुएशन को, ठीक है, फिर से तुम देखो, बिल्कुल पिछला जो एग्जांपल है ना उसी से एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये मान लो यहाँ पर Q1 है, यहाँ पे Q2, सॉरी यहाँ पर Q2 को लाना है हमें। ठीक है, Q2 स्टार्टिंग में तो इंफिनिटी पर है। ठीक है, ओके, तो हम पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए यही कर रहे थे कि Q2 को उठा करके इंफिनिटी से R तक पहुंचा रहे थे और कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन देख रहे थे। ठीक है, ठीक है, यही पाथ नहीं हो सकता है, कोई भी पाथ हो सकता है, कैसे भी तुम पहले एक्सेलरेट करके लाओ, फिर रोको, 50 साल के बाद यहाँ तक पहुंचाओ, या कोई भी पाथ फॉलो करके, बस तुम्हारा काम है कि कैसे भी इंफिनिटी से आर तक पहुंचा दो। पहुंचाने में देखो कि कंजर्वेटिव ने कितना वर्क किया, उसका नेगेटिव ले लो, यही पोटेंशियल एनर्जी। ठीक, इसी तरह से हम पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करते हैं, ये फंडामेंटल मेथड है पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करने का। और हम अभी तक के कोर्स में तो पोटेंशियल एनर्जी को इसी तरह से समझ रहे थे कि कोई भी सिस्टम दिया गया है, कोई भी पार्टिकल दिया गया है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी का मतलब होता है कि इंफिनिटी से, सॉरी रेफरेंस से वहां लाने में कितना पोटेंशियल, कितना कंजर्वेटिव फोर्स ने वर्क किया होगा, उसका नेगेटिव। पोटेंशियल एनर्जी को अभी तक हम हमेशा नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स की तरह देखते थे। ठीक है, लेकिन अब मैं एक और सिचुएशन यहाँ पर तुमसे, ठीक है, इमेजिन करने की कोशिश, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो अभी डिस्कस करने जा, बहुत केयरफुली हर पॉइंट को समझना। ठीक, फिर से हम Q2 को इंफिनिटी से आर तक ला रहे हैं, लेकिन इस बार हम किसी भी जनरल पाथ के थ्रू नहीं ला रहे। इस बार हम बहुत स्पेशली Q2 को बहुत स्पेशली इंफिनिटी से आर तक पहुंचा रहे हैं। कैसे, ध्यान से सुनना, हम Q2 को कैरी करके इंफिनिटी से आर तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन बहुत ही स्लोली इंफिनिटी से आर तक Q2 को कैरी करके पहुंचा रहे हैं, बिल्कुल ऑलमोस्ट जीरो स्पीड से, धीरे धीरे स्लोली कैरी करके Q2 को इंफिनिटी से आर पहुंचा रहे हैं। तो स्लोली कैरी करने का मतलब समझ में आ रहा है ना, स्लोली करने, ऑब्वियसली इस पर्टिकुलर केस में या इससे पहले जब भी हम Q2 को इंफिनिटी से आर पहुंचा रहे थे, तो Q2 अपने आप तो भाई जाएगा नहीं आर तक, तुम्हें उसको पुश करना पड़ेगा, तो उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स हम अप्लाई कर रहे थे, तभी Q2 इंफिनिटी से आर पहुंच रहा था। ठीक है, ठीक है, तो लेकिन इस बार हम क्या कर रहे हैं, किसी भी जनरल पाथ के थ्रू नहीं, हम एक स्पेशल पाथ के थ्रू Q2 को इंफिनिटी से आर तक पहुंचा रहे हैं, जिसमें कि हर मोमेंट, जिसमें कि Q2 इंफिनिटी से आर तक ऐसे ही जा रहा है कि Q2 की स्पीड कभी भी नहीं इंक्रीज की है, मतलब Q2 के पास कभी भी एक्सेलरेशन नहीं आया है, मतलब कि Q2 के ऊपर जो नेट फोर्स है ना, वो हमेशा बैलेंस्ड है।
अगर स्लोली तुम्हें इन्फिनिटी से आर तक Q2 को पहुंचाना है तो ऐसा करने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा पता है? जैसे जैसे तुम अब इमेजिन करो, तुम मतलब एक Q1 यहाँ पर मान लो फिक्स है और Q2 को तुम अपने पॉकेट से निकालते हो और यहाँ से कैरी करके Q1 की तरफ ले करके जाना स्टार्ट करते हो, ठीक है? तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हें Q2 को इन्फिनिटी से आर तक पहुंचाने में तुम्हें कुछ एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा, अपने आप जाएगा क्या Q2? तुम्हें पुश करना पड़ेगा, ठीक है? इधर से तुम पुश करोगे, म्यूचुअल रिपल्शन के अगेंस्ट तुम्हें Q2 के ऊपर एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है? स्टार्टिंग में वो जो एक्सटर्नल फोर्स होगा, जब Q2 बहुत दूर है तो इसके ऊपर रिपल्शन बहुत वीक है, इलेक्ट्रिक फोर्स, तो इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स जो तुम अप्लाई करोगे वो बहुत कम फोर्स अप्लाई करोगे, काम चल जाएगा, ठीक है? लेकिन और आगे जैसे पुश करते हो तो अब इलेक्ट्रिक फोर्स, रिपल्शन इंक्रीज कर गया, इलेक्ट्रिक फोर्स इंक्रीज, तो तुम्हें एक्सटर्नल फोर्स भी ज्यादा अप्लाई करना पड़ेगा। तो तुम इन्फिनिटी से आर तक पहुंचाने के प्रोसेस में कंटिन्यूअसली इस पार्टिकल को ना के ऊपर एक फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स एक्सर्ट कर रहे हो, ठीक है? स्टार्टिंग में बहुत आसानी से तुम पुश कर पा रहे हो, फिर बाद में तुम्हें ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो इन्फिनिटी से आर तक पहुंचाया, तुमने फोर्स अप्लाई किया और पार्टिकल को डिस्प्लेस भी किया, यानी कि तुमने कुछ वर्क किया है। तो इन्फिनिटी से आर पहुंचाने में तुमने मतलब इस एक्सटर्नल फोर्स भी कुछ वर्क करेगा, ठीक है? लेकिन इन्फिनिटी से आर पहुंचाने में एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन कितना होगा? एक्सटर्नल फोर्स का कितना वर्क डन होगा? मैं कह रहा हूँ कि हो ना हो, एक्सटर्नल फोर्स का जो वर्क डन है वो हमेशा इलेक्ट्रिक फोर्स के वर्क डन का नेगेटिव होगा। इसको एक्सप्लेन करो। इन्फिनिटी से आर लाने में तुमने जो वर्क किया है ना, तुमने इसको पुश किया, फोर्स अप्लाई किया और डिस्प्लेस भी किया, तुमने भी कुछ वर्क किया। यहाँ से यहाँ तक लाने में तुम फ्री में नहीं लाओगे, तुम्हारी एनर्जी कुछ, तुम्हारी मस्कुलर एनर्जी स्पेंड होगी। तो इन्फिनिटी से जब आर तक तुम पहुंचाओगे इस Q2 को, तब तक तुम कुछ एनर्जी लूज कर चुके हो, तुमने कुछ एनर्जी Q2 के अंदर सप्लाई कर दी होगी, कि तुमने कुछ पॉजिटिव वर्क किया होगा इस केस में, ठीक है? मैं कह रहा हूँ कि एक्सटर्नल फोर्स का जो वर्क है वो एग्जैक्टली नेगेटिव ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स के वर्क डन के इक्वल होगा। गलत बोल रहा हूँ? क्यों? अरे ये तो इसमें तो, हाँ वेरी गुड। हाँ सुहाना, तुम इतना तुम लंबा एक्सप्लेनेशन कैसे दे दो? अरे हर मोमेंट पे डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल का, तो हर पार्टिकल Q2 का डिस्प्लेसमेंट थोड़ी ना चेंज हो रहा है, हमेशा डिस्प्लेसमेंट तो फिक्स है इन्फिनिटी से आर आने में। लेकिन किसी भी डिस्प्लेसमेंट के लिए तुम देखोगे एक्सटर्नल फोर्स एग्जैक्टली इलेक्ट्रिक फोर्स का ऑपोजिट है। तो एक्सटर्नल फोर्स का जो डॉट प्रोडक्ट करोगे ना डिस्प्लेसमेंट के साथ, वो इलेक्ट्रिक फोर्स के डॉट प्रोडक्ट के बिल्कुल उल्टा आएगा, ठीक है? ऑपोजिट आएगा, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स हमेशा इलेक्ट्रिक फोर्स का इक्वल एंड ऑपोजिट है। तो फिर एक्सटर्नल फोर्स की वजह से जो वर्क डन भी आएगा ना, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो सेम है, वर्क डन का मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट तो सेम है, फोर्स क्योंकि इक्वल एंड ऑपोजिट है तो वर्क डन भी बिल्कुल ऑपोजिट होगा, इक्वल एंड ऑपोजिट, ठीक है? अब इसके बाद बोलते हैं कि आर पोजीशन पर पार्टिकल की या सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी जो थी वो तो नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स थी, लेकिन ये जो नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स है वो तो एक्सटर्नल फोर्स के वर्क डन के इक्वल हो गया है। तो हम क्यों ना पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करने के लिए इलेक्ट्रिक फोर्स को भी हटाओ, कंजर्वेटिव फोर्स को भूल जाओ। पोटेंशियल एनर्जी हम किसी भी सिस्टम के लिए डिफाइन करते हैं डायरेक्टली, क्योंकि अगर तुम इलेक्ट्रिक फोर्स के टर्म्स में पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करोगे तो तुम्हें ये नेगेटिव यहाँ पर यूज करना पड़ेगा। पोटेंशियल एनर्जी किसी भी सिस्टम की होती है नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, लेकिन नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स वो पॉजिटिव ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स की इक्वल होती है। तो पोटेंशियल एनर्जी को हम डायरेक्टली लिख सकते हैं पॉजिटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स, और हम पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करने के लिए थोड़ी देर के लिए इसको इलेक्ट्रिक फोर्स को भूल जाते हैं
और बोलते हैं किसी भी पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी का मतलब और कुछ नहीं होगा इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। यहाँ पर देखो, इंफिनिटी से कैरी करके आर तक पहुंचाने में तुमने जितना भी वर्क किया है Q2 के ऊपर, वही सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी होगी। मान लो तुमने Q2 को इंफिनिटी से आर तक पहुंचाने में 90 जूल वर्क किया, ये जो 90 जूल है ना, यही सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी होगी। मान लो तुमने इंफिनिटी से आर तक पहुंचाने में मान लो -20 जूल किया, कर सकते हो। अगर नेगेटिव चार्ज है तो अगर अट्रैक्शन हो रहा होगा तो तुम्हारा वर्क डन नेगेटिव होगा। अगर तुमने इंफिनिटी से आर पहुंचाने में -20 जूल वर्क किया है तो डेफिनेशन कहती है कि तुमने जो वर्क किया ना, वही सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करने का मेथड नंबर 2, हम देखो ओरिजिनल डेफिनेशन तो कंजर्वेटिव फोर्स वाली ही है, और ओरिजिनल डेफिनेशन के अकॉर्डिंग एक्सक्यूज मी, ओरिजिनल डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम पार्टिकल को या सिस्टम ऑफ पार्टिकल को गिवन पोजीशन में पहुंचाते हैं, इंफिनिटी से या रेफरेंस से उस पोजीशन तक पहुंचाते हैं, और ओरिजिनल डेफिनेशन के अकॉर्डिंग रेफरेंस से उस पर्टिकुलर पोजीशन में तक पहुंचाने में कंजर्वेटिव फोर्स का जितना भी वर्क डन हुआ ना, उसका नेगेटिव लोगे तो ये सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगी। मैं बार बार सिस्टम ऑफ पार्टिकल के लिए कंबाइंड डेफिनेशन तुम लोगों को बताने की कोशिश करूँ, उसमें मेरा एफर्ट ज्यादा लग रहा है, तो मैं बार बार सिस्टम ही यूज करूंगा, लेकिन तुम समझना कि इक्वली एप्लीकेबल होगा पार्टिकल के लिए। ठीक है, पार्टिकल के साथ डेफिनेशन एसोसिएट कर सकते हैं, लेकिन अगर पार्टिकल की भी पोटेंशियल एनर्जी बोल रहे तो उसके साथ कोई उसका पेयर प्रेजेंट होगा जो कि सिस्टम ऑफ पार्टिकल कॉन्स्टिट्यूट कर रहा होगा। ठीक है, तो किसी भी सिस्टम ऑफ पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी का मतलब होता है कि उस पर्टिकुलर पोजीशन में लाने के लिए कंजर्वेटिव फोर्स ने जितना भी वर्क किया उसका नेगेटिव ले लो। ठीक है, अब लेकिन हम इसके अलावा पोटेंशियल एनर्जी को दूसरे तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं। हम बोल रहे कि कंजर्वेटिव फोर्स कितना एक्ट कर रहा है और उसका वर्क डन कितना हुआ, उसको भूल भूल जाओ, भाड़ में जाओ, उसको हटाओ। कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में तुम्हें कुछ सोचना ही नहीं है। डेफिनेशन कहती है कि किसी भी सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी का मतलब है कि तुम रेफरेंस से उस पोजीशन तक अपने सिस्टम को पहुंचाओ। ठीक है, रेफरेंस से इस केस में इंफिनिटी से आर पोजीशन तक Q2 को पहुंचाओ, और इंफिनिटी से आर पहुंचाने में ये देखो कि तुम्हें कितना वर्क करना पड़ा। तुमने जितना भी वर्क किया ना, वही सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी होगी। लेकिन इसमें एक कैच है, कैच ये है कि इंफिनिटी से आर तक तुम Q2 को किसी भी तरह से नहीं पहुंचा सकते, बिल्कुल एक स्पेशल तरीका होगा। तुम्हें बिल्कुल स्लोली Q2 को बहुत स्लोली 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 कैरी करके आर तक पहुंचाना पड़ेगा। ऐसा ऐसा ऐसे पाथ के अलोंग अगर तुम पार्टिकल को इंफिनिटी से आर तक पहुंचाते हो तो जो भी एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन होगा वही सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी होगी। और अब तुम जा करके चेक करना वेरियस बुक्स में, जो जहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन लिखी रहती है, तो वहां पे पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन कई बार ज्यादातर तुम देखोगे कि एक्सटर्नल फोर्स के टर्म्स में लिखी रहती है। ठीक है, कंजर्वेटिव ओरिजिनल डेफिनेशन तो नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स है, लेकिन क्योंकि नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स को पॉजिटिव ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स के इक्वल होता है, तो हम लोग डायरेक्टली पोटेंशियल एनर्जी को वर्क डन बाय एक्सटर्नल पॉजिटिव ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स से भी डिफाइन कर सकते हैं। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? किसी भी किसी भी सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी आज के बाद अगर पूछी जाएगी तो तुम इस तरह से भी पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन कर सकते हो कि उस पोजीशन में पहुंचाने में, रेफरेंस से या इंफिनिटी से उस पोजीशन तक पहुंचाने में हमें कितना वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन रेफरेंस से उस पोजीशन तक स्लोली पहुंचाने में हमें कितना वर्क करना, यही सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी। यहां तक किसी को कोई भी प्रॉब्लम है? जल्दी बताओ। तो ये सब बहुत ही माइन्यूट पॉइंट्स है, इसलिए मुझे एक्सप्लेन करने में टाइम लग रहा है, लेकिन मैं मेक श्योर करना चाहता हूँ कि हर एक पॉइंट अच्छे से तुम लोग तक पहुंच जाए। ठीक है, अब इसके बाद हम एक और स्टेप आगे चलते हैं। ठीक, पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करेंगे। मेथड नंबर 1 नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, मेथड नंबर 2 पॉजिटिव ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, और इसके बाद एक स्टेप और आगे जाकर के हम बोलते हैं कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स का मतलब क्या है। मतलब कि तुम
Q2 को इन्फिनिटी से लेते हो, उठाते हो और धीरे 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 R तक पहुंचा देते हो, और ऐसा करने में देखते हो तुमने कितना वर्क किया। ठीक है, जितना भी तुमने वर्क किया ये पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। लेकिन इन्फिनिटी से R तक पहुंचाने में जितना तुमने वर्क किया, इसको कहने का दूसरा तरीका ये भी है दूसरा तरीका ये भी है कि सिस्टम को असेंबल करने में तुमने कितनी एनर्जी स्पेंड की है। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी किसी भी सिस्टम की हम डिफाइन करते हैं कि उस सिस्टम को कॉन्स्टिट्यूट करने में, उस सिस्टम को असेंबल करने में हमें कितना वर्क करना पड़ेगा, यही सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी होगी। ठीक है, मतलब सिस्टम जैसा रखा हुआ है ना, वैसा तुम एक एक करके ना सिस्टम को बनाओ, और बनाने में तुम्हें जितना भी वर्क करना पड़ा, यही सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगी। यहाँ तक पोटेंशियल एनर्जी की एक्सप्लेनेशन, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो अभी पूछो, क्योंकि अब यही डेफिनेशन यूज होगी पोटेंशियल एनर्जी की बार बार। सर ये स्लोली हम क्यों एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे? नहीं, हम स्लोली फोर्स तो जितना अप्लाई करना है उतना ही अप्लाई करना पड़ेगा। फोर्स को स्लो और फास्ट तो नहीं कर सकते। मैं कह रहा हूँ पार्टिकल को स्लोली कैरी करके ले जा रहे हैं। ठीक है, पार्टिकल को इसलिए स्लोली कैरी करके ले जा रहे हैं, देखो ट्रू सेंस में अब तुम लोग फिर आर्ग्यू करने लगोगे कि सर ये बताइए कि अगर आप एक्सटर्नल फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स की इक्वल ही अप्लाई कर रहे हैं, स्टार्टिंग में ये रेस्ट पर होगा तो ये मूव ही कैसे करेगा। ठीक है, वो तो वहीं पर रुका रहे, इक्वल फोर्स अप्लाई करने से एक्सेलरेशन आएगा ही नहीं। अगर स्टार्टिंग में रेस्ट पर था तो रेस्ट पर ही रहेगा। ठीक है, हाँ, तो मैं कह रहा हूँ कि जब बिल्कुल स्टार्ट कर रहे थे ना इसका मोशन, ये सब आर्ग्यूमेंट्स जो है तुम लोग पूछ ही देते हो। मैं कह रहा हूँ कि अरे ये वाला तो मिटाना नहीं था, सॉरी। हाँ, कहाँ गया? हाँ, मैं कह रहा हूँ कि तुम लोग पूछते हो कि इन्फिनिटी से हम जैसे ही लेके चलना स्टार्ट करते हैं, तो अगर हम एक्सटर्नल फोर्स अगर एक्सटर्नल फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स के बिल्कुल इक्वल होगा, तब तो ये मूव ही नहीं करेगा। तो मैं कह रहा हूँ बिल्कुल स्टार्टिंग में ना एक्सटर्नल फोर्स को थोड़ा सा, बहुत ही मतलब इलेक्ट्रिक से थोड़ा सा ज्यादा बढ़ा दो, बहुत बहुत फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड के लिए। ठीक है, तो बहुत थोड़े अमाउंट से बढ़ाओगे तो क्या होगा, नेट फोर्स आएगा, एक्सेलरेशन आएगा, थोड़ी वेलोसिटी बढ़ जाएगी। उसके बाद इमीडिएटली एक्सटर्नल फोर्स को इलेक्ट्रिक फोर्स के इक्वल कर दो। तो इसके पास जो भी वेलोसिटी आ गई है ना, उसी वेलोसिटी से धीरे 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 ये चार्ज आगे बढ़ता रहेगा। ठीक है, हमेशा तुम्हारा फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तुम बोलोगे जब थोड़ा सा हमने स्टार्टिंग में एक्सटर्नल फोर्स को ज्यादा बढ़ा दिया था, तो फिर दोनों का वर्क डन कैसे सेम होगा? नहीं सेम होगा, लेकिन ऑलमोस्ट सेम ही होगा, क्योंकि तुम बहुत ही फ्रैक्शन ऑफ से टाइम के लिए और बहुत ही स्मॉल अमाउंट से एक्सटर्नल फोर्स को बढ़ाया था। ठीक है, तो ये सब काउंटर आर्ग्यूमेंट्स है, ये अंडरस्टूड है। इसमें डेफिनेशन में जब बोला जा रहा है स्लोली, तो स्लोली का मतलब है कि ऑलमोस्ट सेम फोर्स हमने अप्लाई किया है। तो इस तरह से अगर कैरी करके तुम आर तक पहुंचा देते हो, तुम्हारा वर्क डन ऑलमोस्ट उतना ही होगा जितना इलेक्ट्रिक फोर्स का होगा, उसका नेगेटिव। हाँ, तो आशिक, तुम्हारा जो डाउट है स्लोली स्लोली इसलिए पहुंचा रहे हैं कि अगर स्लोली नहीं पहुंचाएंगे ना, तो हम इस चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट कर देंगे, और एक्सेलरेट अगर करेंगे ज्यादा, तो एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू इलेक्ट्रिक फोर्स से ज्यादा हो जाएगी, तो दोनों का वर्क डन सेम नहीं होगा। ठीक है, अ, हमें एक्सटर्नल फोर्स को इलेक्ट्रिक फोर्स के इक्वल रखना है, इसलिए हमें पार्टिकल को स्लोली ही लेकर के जाना पड़ेगा। ठीक है, और किसी को कुछ पूछना है? अरे तुम लोग कुछ पूछते नहीं तो भी फिर मुझे डाउट होता है। क्या बिल्कुल 100% जो भी पॉइंट्स बोले बिल्कुल 100 ऐसे समझ में आ गया तुम लोग को? सबका डाउट क्लियर हो गया ना? अगर ऐसे वेरिएबल तब भी वेरिएबल तो है ही, जितना भी इलेक्ट्रिक फोर्स है ना, उतना ही फोर्स हम एक्सटर्नल अप्लाई करते हैं। ठीक है, चलो अब अगर ये समझ गए हो, अब थोड़ा थोड़ा मुझे रिलीफ है, क्योंकि अब मैं पोटेंशियल को, कहा गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को मैं डिस्कस कर सकता हूँ जैसे मुझे डिस्कस करना चाहिए।
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाला डायग्राम कहाँ चला गया? हाँ ये रहा। ठीक है, हाँ अब आ जाते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पर। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हमने स्टार्ट यहाँ से किया कि पी पॉइंट के पोटेंशियल का मतलब है कि पी पॉइंट पर 1 कूलम को रखो और देखो 1 कूलम के पास पोटेंशियल एनर्जी कितनी है। ठीक है, यही तो है डेफिनेशन ना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की पी पॉइंट पर पोटेंशियल का मतलब है कि पी पॉइंट पर 1 कूलम के पास कितनी पोटेंशियल एनर्जी है। लेकिन 1 कूलम के पास पी पॉइंट पर कितनी पोटेंशियल एनर्जी है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि पी पॉइंट पर 1 कूलम को इंफिनिटी से कैरी करके पहुंचाने में इलेक्ट्रिक फोर्स के वर्क डन का नेगेटिव, या फिर पी पॉइंट पर 1 कूलम की पोटेंशियल एनर्जी का मतलब है कि 1 कूलम को इंफिनिटी से कैरी करके तुम लाओ। ठीक है, तुम कैरी करके इंफिनिटी से पी पॉइंट तक पहुंचाते हो। तुम्हें जितना भी वर्क करना पड़ता है इंफिनिटी से पी पॉइंट पर पहुंचाने में, वही इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगा। तो पोटेंशियल को भी हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात चल रही है, लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी तो पोटेंशियल एनर्जी है ना, लेकिन 1 कूलम के लिए। तो 1 कूलम की पोटेंशियल पी पॉइंट पर 1 कूलम की पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो पी पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। लेकिन 1 कूलम की जो पोटेंशियल एनर्जी है उसका क्या मतलब है? 1 कूलम की पोटेंशियल एनर्जी का मतलब है कि 1 कूलम को इंफिनिटी से उठा करके पी पॉइंट पर लाते हैं और इंफिनिटी से पी पॉइंट पर लाने में जितना भी हमें वर्क करना पड़ेगा वही पी पॉइंट का पोटेंशियल कहलाएगा। ठीक है, इसका मतलब है कि अगर मान लो तुम्हें कोई रीजन दे दिया जाता है और वहां पे अलग अलग पॉइंट्स पर लेटर से पोटेंशियल कुछ इस तरह से है। ठीक है, लेटर से मान लो चार्ज सिस्टम है। मैं चार्ज सिस्टम को अभी ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, फिगर की क्लैरिटी के लिए। मान लो यहाँ पर कोई ए पॉइंट है, इस पॉइंट का पोटेंशियल 50 वोल्ट है। ये बी पॉइंट है, इस पॉइंट का पोटेंशियल 60 वोल्ट है। सी पॉइंट है, इस सी पॉइंट का पोटेंशियल 100 वोल्ट है। ठीक है, तो जैसे ही तुमने सुना कि ए पॉइंट का पोटेंशियल 50 वोल्ट है, तो 50 वोल्ट सुनते ही तुम्हारे दिमाग के सबकॉन्शियस में ये आ जाना चाहिए कि ए पॉइंट का पोटेंशियल 50 वोल्ट होने का मतलब है कि यहाँ पे अगर हम 1 कूलम ला करके रखते तो 1 कूलम के पास पोटेंशियल एनर्जी 50 जूल होती। या फिर हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि ए पॉइंट का पोटेंशियल 50 वोल्ट होने का क्या मतलब है पता है? गुड। ए पॉइंट पे ए पॉइंट का पोटेंशियल 50 वोल्ट होने का मतलब है कि इंफिनिटी से तुम 1 कूलम कैरी करके लाओ और ए पॉइंट पे पहुंचाओ। इंफिनिटी से कैरी करके 1 कूलम को ए पॉइंट पर पहुंचाने में तुम्हें 50 जूल वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, उसी तरह से बी पॉइंट का पोटेंशियल 60 वोल्ट है, जिसका मतलब है कि अगर इस 1 कूलम को तुम ए पर नहीं ले जाओ, ए पर नहीं बी पर लेकर के जाओ, तो इंफिनिटी से बी पर पहुंचाने में तुम्हें एग्जैक्टली 60 जूल वर्क करना पड़ेगा। यही यही बी पॉइंट का पोटेंशियल है 60 वोल्ट है, इसका मतलब यहाँ तुम पहुंचाओगे इंफिनिटी से और तुम एग्जैक्टली 60 जूल। यहाँ सी पॉइंट पर पहुंचाओगे तो कितना वर्क करना पड़ेगा? अरे बताओ भाई, सी पॉइंट का पोटेंशियल 100 वोल्ट है, इसका मतलब कि तुम इंफिनिटी से सी पॉइंट तक पहुंचाते हो और तुम्हें एग्जैक्टली 100 जूल वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, तो ये तो पोटेंशियल का मतलब हो गया। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि पोटेंशियल जैसे ही तुम सुनो, ये तो तुम्हें समझ में आया कि ए पॉइंट पे 1 कूलम की पोटेंशियल एनर्जी है 50 जूल। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी 50 जूल का मतलब क्या है? मतलब है कि अगर तुम 1 कूलम को इंफिनिटी से यहाँ तक पहुंचाओगे ना, तुम्हें 50 जूल वर्क करना पड़ेगा। लेकिन अगर इंफिनिटी से सी पॉइंट तक पहुंचाओगे तुम्हें और ज्यादा वर्क करना पड़ेगा, यहाँ पे 100 जूल वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, ये तो इंफिनिटी से ए पॉइंट पर कैरी करके ले गए। अब मेरा क्वेश्चन है कि मान लो तुम चार्ज पार्टिकल को ए से बी तक लेकर के जाते हो, तो तुम्हें ए से बी तक
ए से बी तक ले जाने में कितना वर्क करना पड़ेगा? ओके ओके ओके, पहले तो तुम लोग खुद से बोलो। ये मैंने अभी बताया नहीं है, मतलब ए, मैंने सिर्फ इतना बताया कि पोटेंशियल का मतलब है, पोटेंशियल का मतलब होता है इन्फिनिटी से उस पॉइंट पे पहुंचाने में कितना वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पहुंचाने में कितना वर्क करना पड़ेगा, वो अभी मैंने नहीं एक्सप्लेन किया। वो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि तुम लोगों को कुछ लगता है कि कुछ तुम लोग गेस करके बता सकते हो, वरना मैं अभी थोड़ी देर में एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, चलो, ठीक है ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, तो हमारे पास ये 2-3 पॉइंट्स हैं, और ठीक है, सॉरी, ये ए पॉइंट है, और लेटेस्ट से इन पर जो ये 50 वोल्ट है, और बी पॉइंट का जो पोटेंशियल है, यहाँ पर कुछ है नहीं, बी पॉइंट पे पोटेंशियल, यहाँ पे कुछ मतलब बी पॉइंट के पोटेंशियल 50 वोल्ट होने का मतलब है कि यहाँ पर अगर 1 कूलम आएगा तो उसकी एनर्जी 60 जूल होगी, ठीक है। या फिर 1 कूलम को बी पॉइंट पर पहुंचाने में तुम्हें 60 जूल वर्क करना पड़ेगा। अभी ठीक है, एक काम करते हैं, इन्हीं दोनों पॉइंट्स को रहने देते हैं, और थोड़ा मैं फिगर क्लियर रखना चाहता हूँ, ठीक है। देखो, अभी तक मैंने एक्सप्लेन किया कि पोटेंशियल का क्या मतलब होता है। वो ए पॉइंट पे 1 कूलम की पोटेंशियल एनर्जी होती है, बी पॉइंट के पोटेंशियल का मतलब है, ए पॉइंट के पोटेंशियल का मतलब है ए पॉइंट पे 1 कूलम की पोटेंशियल एनर्जी, बी पॉइंट के पोटेंशियल का मतलब है बी पॉइंट पे 1 कूलम की पोटेंशियल एनर्जी। तो किसी भी पॉइंट की जो पोटेंशियल एनर्जी है, ये तो अच्छे से क्लियर है। मैं थोड़ा अब थोड़ा लाइट, थोड़ा इल्यूमिनेट करना चाहता हूँ पोटेंशियल डिफरेंस को। वी ए क्या है पता है, 1 कूलम को इन्फिनिटी से ए पॉइंट पर पहुंचाने का वर्क डन। लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि पोटेंशियल डिफरेंस किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, वी ए माइनस वी बी किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। वी ए माइनस वी बी किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो उसमें आते हैं, मैं कह रहा हूँ कि लेटेस्ट से एक काम करते हैं हम, यहाँ पे एक चार्ज पार्टिकल, ठीक है, क्यू चार्ज पार्टिकल को ए पर रख देते हैं, ठीक है। तो ए का पोटेंशियल मान लो 50 वोल्ट है, तो अगर क्यू कूलॉम को हम ए पॉइंट पर रखते हैं, तो इस क्यू कूलॉम के पास कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी वो बता सकते हो? वो होगी क्यू टाइम्स 50, 50 क्यू जूल्स ऑफ एनर्जी। और अगर तुम इस क्यू पॉइंट पे उठा करके बी पर ले आते हो, सॉरी क्यू चार्ज को बी पर ले आते हो, तो अगर ये इस क्यू चार्ज को तुम बी पॉइंट पर ले आते हो, तो इस चार्ज पार्टिकल के पास कितनी एनर्जी हो जाएगी पता है? कितनी हो जाएगी? 60 क्यू के इक्वल, ठीक है। तो ये तो ऑब्वियस ही है कि जिस पॉइंट का पोटेंशियल ज्यादा होगा, जिस पॉइंट का पोटेंशियल ज्यादा होगा, उस पॉइंट पे चार्ज लाने के बाद चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी उस पॉइंट पे ज्यादा ही होगी। जहां पे पोटेंशियल ज्यादा है, वहां पे पार्टिकल को लाओगे तो उसके पास ज्यादा एनर्जी होगी, ठीक है। तो अगर हम ए पॉइंट से उठा करके चार्ज पार्टिकल को बी पॉइंट तक पहुंचा रहे हैं, चार्ज पार्टिकल को ए से बी तक लेकर के जा रहे हैं, इसका मतलब क्या है? ए से बी तक ले जाने का मतलब क्या है? ए से बी ले जाने का मतलब है कि चार्ज पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी हम बढ़ा रहे हैं, ठीक, पोटेंशियल एनर्जी हम बढ़ा रहे हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ाने में
हमें हमें पॉजिटिव वर्क करना पड़ेगा या नेगेटिव वर्क करना पड़ेगा? पॉजिटिव वर्क करना पड़ेगा या नेगेटिव वर्क करना पड़ेगा? पोटेंशियल एनर्जी अगर बढ़ा रहे हैं तो हमने कुछ पॉजिटिव वर्क ही हमने कुछ एनर्जी सप्लाई की है। ऐसा तभी होगा जब हमने पॉजिटिव वर्क किया होगा। ठीक है, लोअर से हायर पोटेंशियल वाले पॉइंट पर अगर हम पहुंचा रहे हैं, ठीक है, अगर लोअर से हायर पोटेंशियल वाले पॉइंट तक पहुंचा रहे हैं तो हम पार्टिकल की जो एनर्जी है ना वो इंक्रीज कर रहे हैं। और अगर हमने पार्टिकल की एनर्जी इंक्रीज की है तो हमने कुछ पॉजिटिव वर्क किया होगा। इसका मतलब है कि हमने कुछ एनर्जी पार्टिकल के अंदर सप्लाई की। ठीक है, कितनी एनर्जी सप्लाई की है? वो 10Q के इक्वल इस केस में एनर्जी सप्लाई की है। ठीक है, अब इसका दूसरा केस, मान लो हम चार्ज पार्टिकल को बी से कैरी करके ए तक पहुंचाते हैं। अभी मैं सिर्फ स्टेटमेंट के फॉर्म में दोनों ए से बी पहुंचा करके पूछ रहा हूँ कि तुम्हें कितना वर्क करना पड़ेगा बी से। उसके बाद मैं मैथमेटिकली भी अभी जस्टिफाई करूंगा हर स्टेटमेंट को। तो इस बार हम क्या करें ना, हायर पोटेंशियल वाले पॉइंट से लोअर पोटेंशियल वाले पॉइंट की तरफ चार्ज पार्टिकल को लेकर के आ रहे हैं। तो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल वाले पॉइंट तक अगर चार्ज पार्टिकल को कैरी करके ले आ रहे हैं, इसका मतलब है कि चार्ज पार्टिकल की जो पोटेंशियल एनर्जी है उसको हम डिक्रीज कर रहे हैं। और पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करने का मतलब है क्या? पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करने का मतलब है कि हम इस पार्टिकल के ऊपर नेगेटिव वर्क कर रहे होंगे। ठीक है, इसकी एनर्जी हम एक्सट्रैक्ट कर रहे होंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो जस्ट लाइक जैसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में जैसा रोल हाइट का होता था, ऑलमोस्ट एनालॉगस रोल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में। मुझे ये बोर्ड्स यहाँ पे हटानी पड़ेंगे क्योंकि बार बार मुझे इरेज करने में प्रॉब्लम हो रही है। हाँ, ठीक है, यहाँ पर आ जाओ, ध्यान से सुनो। चलो पहले तो मैं मैथमेटिकली ये वाला पॉइंट कंप्लीट कर देता हूँ कि मान लो ये ए पॉइंट है, बी पॉइंट पे है। ठीक है, तुमसे ये क्वेश्चन पूछा गया है कि ये ए पॉइंट का पोटेंशियल हमें गिवन है, बी पॉइंट का पोटेंशियल हमें गिवन है। ए पॉइंट से कैरी करके तुम्हें क्यू चार्ज को बी पॉइंट तक पहुंचाना है, कितना वर्क करना पड़ेगा? तो तुम सोचोगे वर्क डन हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? वर्क डन कैलकुलेट करने का मेथड नंबर 1 ये होगा कि हमें देखना पड़ेगा कि हमने कितना फोर्स अप्लाई किया, हमें अपना फोर्स देखना पड़ेगा और हमें देखना पड़ेगा डिस्प्लेसमेंट कितना है। ठीक है, इस तरह से वर्क डन कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि इसमें तुम देख सकते हो कि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा, पाथ कैसे है, फोर्स कैसे है। तो दूसरा मेथड है वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करना। तो इनिशियल से फाइनल पोजीशन के बीच में हम पार्टिकल के ऊपर वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करेंगे। ठीक है, वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करके क्या बोलेंगे? वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करने के लिए इनिशियल पहला स्टेप है इनिशियल और फाइनल पोजीशन, वो तो कर लिया। दूसरा स्टेप है कि इनिशियल से फाइनल के बीच में यहाँ पर हम पार्टिकल के ऊपर क्यू क्यू चार्ज पार्टिकल के ऊपर वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं। दूसरा स्टेप क्या है वर्क एनर्जी थ्योरम का? इनिशियल और फाइनल के बीच में हम देखेंगे कि हमारे पार्टिकल के ऊपर कौन कौन से फोर्सेज एक्ट कर रहे हैं। तो दो ही टाइप के फोर्सेज एक्ट कर रहे हैं, एक इलेक्ट्रिकल फोर्स है और दूसरा एक्सटर्नल फोर्स है। और हमें एक्सटर्नल फोर्स का ही वर्क डन कैलकुलेट करना है, क्योंकि जब तुम चार्ज पार्टिकल को कैरी करके ए से बी पहुंचा रहे हो तो तुमने कुछ अलग से एक्स्ट्रा फोर्स अप्लाई किया होगा, तुम्हारा एक्सटर्नल फोर्स एक्ट किया है। ठीक है, तो उस एक्सटर्नल फोर्स का कितना वर्क डन होगा, तो कैलकुलेट करने के लिए वर्क एनर्जी हम अप्लाई कर सकते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखेंगे? वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, ये इक्वल होगा किसके? चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी के। और यहाँ पे हमने काइनेटिक एनर्जी चेंज की ही नहीं है, क्योंकि पार्टिकल को रेस्ट से उठा के रेस्ट में रखा है। तो चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी का मतलब है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? तो यहाँ पर ए से बी पहुंचाने में हमें कितना वर्क करना पड़ेगा, वर्क एनर्जी थ्योरम से पता चल रहा है। ए से बी पहुंचाने में कितना वर्क करना पड़ेगा बताओ? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल। ठीक, और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का मतलब है फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी?
चार्ज टाइम्स फाइनल पोटेंशियल, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, चार्ज टाइम्स इनिशियल पोटेंशियल। तो ये जो V ये है VB माइनस VA, ठीक है। इसका मतलब है कि A से B पहुंचाने में जो तुम्हें एक्सटर्नल फोर्स को जो वर्क करना पड़ेगा वो पोटेंशियल डिफरेंस, इसको लिखें Q टाइम्स पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस टाइम्स चार्ज ऑफ द पार्टिकल। तो मान लो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में ये कितना वोल्ट था, ये 50 वोल्ट था और ये 60 वोल्ट था, तो इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है 10 वोल्ट का। तो 10 वोल्ट का मतलब समझ रहे हो, 10 वोल्ट का मतलब है कि वर्क एनर्जी थ्योरम से भी तुम देख सकते हो, अगर इन दोनों पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट का है, तो पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट होने का क्या मतलब हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट होने का मतलब है कि अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक तुम चार्ज पार्टिकल को लेकर के जाते हो तो 1 कूलॉम के करस्पॉन्डिंग 10 जूल एनर्जी तुम्हें स्पेंड करनी पड़ेगी, ठीक है। क्यू यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस 10 है ना, तो Q टाइम्स 10 यही तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स होगा। तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस हमें पता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब होता है कि मान लो पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट है, तो इस 10 वोल्ट का मतलब क्या ये भी समझना है, अगर किसी पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 10 वोल्ट है, इसका मतलब तो होता है कि इंफिनिटी से वहां पहुंचाने में कितना वर्क करना पड़ा। लेकिन अगर दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट है, तो इसका मतलब भी समझना इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब होता है कि अगर दोनों पॉइंट्स के सॉरी, अगर दोनों पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट है, इसका मतलब होता है कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पहुंचाने में तुम्हें 10 जूल वर्क करना पड़ेगा एक कूलॉम के लिए। अगर दो कूलॉम होगा तो 20 जूल, तीन कूलॉम होगा 30 जूल, क्यू कूलॉम होगा तो Q टाइम्स 10 जूल के इक्वल वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन तुम बोलो कैसे पता चलेगा कि हमें इसमें पॉजिटिव करना पड़ेगा नेगेटिव, तो ये भी बताने की जरूरत है कि अगर तुम लोअर से हायर लेकर के जा रहे हो, एनर्जी बढ़ा रहे हो, तुम्हें वर्क एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा। ये इसी रिलेशनशिप तो से आ रहा है ना, जो तुम्हारा वर्क डन है, अगर तुम एनर्जी बढ़ा रहे हो तो तुमने पॉजिटिव वर्क किया, क्योंकि जो एनर्जी बढ़ा रहे हो वही तो पोटेंशियल फॉर्म में जा रही है, और अगर एनर्जी कम हो रही है तो तुमने नेगेटिव वर्क किया, ठीक है। तो ये जो पोटेंशियल है ना, वो जस्ट लाइक हाइट है, जस्ट लाइक मतलब ये ऐसा ही रोल प्ले करता है जैसा कि हाइट प्ले करती है इन केस ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब हाइट का मतलब कुछ नहीं है, लेकिन उस हाइट पर जब मास आएगा तो मास के पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी mgh, ठीक है। तो अगर पार्टिकल ज्यादा हाइट पर है, ठीक है, मान लो ये A पॉइंट है, B पॉइंट है, C पॉइंट है, तो तुम देख सकते हो इस C पॉइंट की हाइट ज्यादा है, तो हाइट ज्यादा होने का मतलब C पॉइंट पर अगर हम पार्टिकल को लाएंगे ना तो उसके पास ज्यादा एनर्जी होगी, और B पॉइंट पर अगर पार्टिकल को ला करके रखते हैं, बी पॉइंट के बी पॉइंट पर अगर मास को ला करके रखते हैं तो उसके पास कम एनर्जी होगी, ठीक है। ये हाइट है H1 H2 H3, ठीक है, ठीक है। सी पॉइंट की हाइट ज्यादा है तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है, सी बी पॉइंट की हाइट कम है तो पोटेंशियल एनर्जी कम है। तो तुम देख सकते हो कि अगर लोअर हाइट से हायर हाइट तक तुम्हें पार्टिकल को कैरी करके ले जाना है, तो ये पार्टिकल अपने आप लोअर से हायर नहीं जाएगा, तुम्हें इसको कैरी करके ले जाना पड़ेगा, तुम्हें कुछ वर्क करना पड़ेगा, तुम्हें कुछ एनर्जी स्पेंड करनी पड़ेगी। लेकिन हायर से लोअर ना अपने आप फॉल बैक करेगा, और जब ये नीचे आएगा तो उसके पास उतनी एनर्जी काइनेटिक फॉर्म में दिखेगी, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह का ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। मान लो यहाँ पे पोटेंशियल जैसा रोल हाइट प्ले कर रहा है ना, वैसा ही पोटेंशियल, मान लो ये 50 वोल्ट है, ठीक है, ये 60 वोल्ट है, ये 100 वोल्ट है। तो अगर तुम किसी चार्ज पार्टिकल को हायर पोटेंशियल वाले पॉइंट पर यहाँ पर चार्ज को रखते हो, मान लो चार्ज पार्टिकल को, ये मान लो क्यू चार्ज पार्टिकल यहाँ पे रख दिया, अगर हायर पोटेंशियल वाले पॉइंट पर चार्ज पार्टिकल को रखते हो तो ये हायर से लोअर अपने आप फॉल करेगा, तुम्हें लाने की जरूरत नहीं है, अपने आप फॉल करेगा, और फॉल करेगा तो उसके पास कुछ ना कुछ उतनी काइनेटिक फॉर्म में भी एनर्जी आ जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर तुम चार्ज पार्टिकल को लोअर से हायर पहुंचाना चाहते हो, ठीक है, इस चार्ज पार्टिकल को तुम 50 वोल्ट से
100 वोल्ट तक पहुंचाना चाहते हो, तो 50 से 100 पहुंचाने में तुम्हें वर्क करना पड़ेगा, तुम्हें इसको पुश करके ना, तुम्हें कुछ एनर्जी स्पेंड करनी पड़ेगी और पुश करके तुम्हें हायर पोटेंशियल वाले पॉइंट तक चार्ज पार्टिकल को पहुंचाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट्स क्लियर हो गए। कौन कौन से पॉइंट्स? 2 पॉइंट्स का मतलब कौन कौन से पॉइंट? पहला पॉइंट कि किसी भी पॉइंट के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब होता है कि उस पॉइंट पे तुम 1 कूलम को उठा करके पहुंचाओ, ठीक है, 1 कूलम को इंफिनिटी से उठा करके लाओ, तो तुमने जितना वर्क किया, ये उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगा। लेकिन अब एक पॉइंट के पोटेंशियल के बारे में नहीं कहा जा रहा है, ये 2 पॉइंट्स हैं और इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 50 वोल्ट का है। तो 2 पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 50 वोल्ट होने का मतलब क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस 50 वोल्ट होने का मतलब है कि लोअर से उठा करके हायर पोटेंशियल वाले पॉइंट पर पहुंचाने में 1 कूलम को 50 जूल वर्क करना पड़ेगा, 1 कूलम के ऊपर 50 जूल वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, तो 2 पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस अगर 50 वोल्ट है, तो उसका मतलब है कि एक से दूसरे तक पहुंचाने में अगर तुम 1 कूलम को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचाते हो, तो तुम्हें एग्जैक्टली 50 जूल वर्क करना पड़ेगा। अगर 2 पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 70 वोल्ट है, तो 70 वोल्ट का मतलब एक से दूसरे तक पहुंचाओगे और तुम्हें 70 जूल वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, 1000 वोल्ट है, अगर 2 पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 1000 वोल्ट है, मतलब तुम एक चार्ज पार्टिकल को कैरी करके, ठीक है, एक पहले से दूसरे तक ले जाओगे, तुम्हें 100 जूल वर्क करना पड़ेगा। ऑब्वियसली तुम्हें पॉजिटिव वर्क तब करना पड़ेगा जब लोअर से हायर जा दो, और नेगेटिव वर्क करना पड़ेगा जब हायर से लोअर पार्टिकल को ला रहे हो। तो तुम जो बैटरी तुम्हारे पास डीसी बैटरीज होती हैं 5 वोल्ट की, 12 वोल्ट की, तो वो 5 वोल्ट का मतलब समझना चाहिए। उन दोनों टर्मिनल के बीच में अगर अगर मान लो और कोई दूसरा फोर्स नहीं है, और तुम उसमें से एक चार्ज पार्टिकल को उठाते हो और उसके नेगेटिव से पॉजिटिव तक पहुंचाते हो, पॉजिटिव नेगेटिव सिंबल है वो इंडिकेट करता है लोअर और हायर पोटेंशियल। तो तुम अगर नेगेटिव टर्मिनल वाला पॉइंट है वहां से पार्टिकल को उठा करके पॉजिटिव तक पहुंचाते हो, तो तुम्हें एग्जैक्टली 5 जूल वर्क करना पड़ेगा। तुम बोलोगे कि अगर मैं सच में एक चार्ज पार्टिकल को लाता हूँ, 1 कूलम को लाता हूँ उठा के, बैटरी को रखता हूँ अपने टेबल पर और वहां से चार्ज पार्टिकल को बैटरी के नेगेटिव से पॉजिटिव तक पहुंचाता हूँ, तो वर्क तो मुझे फील नहीं हो रहा है। तो उसका रीजन है कि तुम जैसे होल्ड करना ही स्टार्ट करोगे ना, तुम्हारी जो पूरी बॉडी है उसके अंदर के एटम्स है, चार्जेस है, तो इंटरफेयर करेंगे। अगर बिल्कुल आइसोलेटेड तुम ऐसा अरेंजमेंट बना पाओ जिसमें कि तुम चार्ज पार्टिकल के ऊपर कितना फोर्स अप्लाई कर रहे हो वो मेजर कर पाओ, तो तुम देखोगे तुम्हारा फोर्स का जो वर्क है ना एग्जैक्टली 5 जूल होगा नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल तक पहुंचाने में ऑफ अ 5 वोल्ट बैटरी। ठीक है, ठीक है, ये सारे पॉइंट जो बोले हैं उसको थोड़ा रिवाइज करना। मैंने ज्यादा पॉइंट्स नहीं, मतलब पहले तो बस बैकग्राउंड ही सेट कर रहा था। क्लास का पर्पस था पोटेंशियल समझ जाओ, पोटेंशियल डिफरेंस समझ जाओ। ठीक है, होपफुली इतना तुम लोग आज की क्लास में समझ गए होंगे। ठीक है, क्लास ओवर करें।